नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अनादि टीवी का खास कार्यक्रम सत्ता का फाइनल। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के लिए कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है। सत्तारूढ़ भाजपा और 6 महीने पहले सरकार गंवाने वाली कांग्रेस ने इस रण को जीतने के लिए अपनी सारी ताकत झोंक दी है। प्रदेश के इस चुनाव का परिणाम जो भी हो, लेकिन फिलहाल 3 बड़े नेताओं की साख दांव पर लगी हुई है। इनमें सबसे पहला नाम है प्रदेश सरकार के मुखिया यानी शिवराज सिंह चौहान का। इसके बाद सत्ता परिवर्तन के सूत्रधार बने ज्योतिरादित्य सिंधिया दूसरे स्थान पर हैं और अंत में है सरकार गंवाने वाले कमलनाथ। तो सत्ता के फाइनल में आज हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के दंगल में दोनों ही दलों के दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई है। ये उपचुनाव खास तौर पर 3 दिग्गजों की आगे की कहानी तय करेगा। चौथी पारी खेल रहे शिवराज सिंह चौहान के सामने फिर से अपना करिश्मा दोहराने की चुनौती होगी। 2018 के अंत में सत्ता गंवाने वाले शिवराज सिंह चौहान 23 मार्च 2020 में एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने और सबको चौंका दिया। अब चौथी पारी में जिस प्रकार से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, उसने कांग्रेस और उनके दल के अन्य नेताओं को भी चौंका दिया है। उम्मीद है कि उनका करिश्मा फिर से चलेगा और वे सरकार बचाने और बहुमत जुटाने में कामयाब होंगे। सत्ता परिवर्तन का कारण बने सिंधिया की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। उनके प्रभाव वाले ग्वालियर चंबल क्षेत्र में कांग्रेस को पिछले विधानसभा चुनाव में भारी कामयाबी मिली थी। बगावत भी यहीं से हुई और कमलनाथ सरकार जाती रही। कांग्रेस का दावा है कि उस अंचल में मिली जीत कांग्रेस की थी, सिंधिया के कारण नहीं। अब यही सबसे ज्यादा 16 सीटों पर उपचुनाव है और ऐसे में सिंधिया कामयाबी दोहराते हैं तो भाजपा की राष्ट्रीय राजनीति में उनका कद बढ़ जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में हमको कभी नहीं सिखाया जाता कि हम लोग अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़ें, स्वयं की प्रतिष्ठा की बात करें। भारतीय जनता पार्टी के सामने प्रतिष्ठा जनता की बढ़ना चाहिए, सम्मान जो है कार्यकर्ता का बढ़ना चाहिए। जिस तरीके से पूरी रणनीति चुनाव की चल रही है उसमें बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 6 महीने का काम करके दिखाया है उसके आधार पर हम लोग वोट मांगने वाले हैं। 15 साल की हमारी सरकार जो है जनता के समक्ष, और शिवराज सिंह चौहान जी का चेहरा जो दुनिया इस बात को लेकर अब जान चुकी है कि शिवराज जी एक जनसेवक के रूप में स्थापित हो चुके हैं। सिंधिया जी ने जब से भारतीय जनता पार्टी में एंट्री करी है उसके बाद से जनता इस नज़र से उनको भी देख रही है कि उन्होंने स्वयं का एक बहुत बड़ा बलिदान जो है केवल जनता की सेवा करने के लिए दिया। और हमें लगता है इन सबको देखते हुए हम जो है जनता की प्रतिष्ठा और कार्यकर्ता के मान सम्मान के लिए आगे बढ़ेंगे। बात करें कमलनाथ की तो वे 15 महीने मुख्यमंत्री रहे और इससे पहले से प्रदेश अध्यक्ष हैं और कांग्रेस की ओर से सीएम पद के दावेदार भी। अब ऐसे में उनके सामने चुनौती होगी कि वो जो दाव कर रहे हैं उसी हिसाब से कांग्रेस को जीत दिलाए। अगर वे कांग्रेस को जीत दिला पाए तो प्रदेश की राजनीति में तो उनका मुकाबला किसी से नहीं है। राष्ट्रीय राजनीति में भी कमलनाथ का कद बढ़ जाएगा। निश्चित मध्य प्रदेश के अंदर होने वाले उपचुनाव में दांव साख पर लगी है, पर जनतंत्र की, लोकतंत्र की, प्रजातंत्र की, जनता के विश्वास को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने खंडित किया है, जिस तरीके से गद्दारी करके ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मध्य प्रदेश में एक षड्यंत्रकारी सरकार बनाई है, उसका जवाब देने के लिए मध्य प्रदेश की जनता तैयार है। निश्चित उपचुनाव के अंदर फिर से जनता द्वारा जनता की चुनी हुई जनता के लिए कमलनाथ की सरकार वापस आने वाली है। हालांकि अभी तक उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन अपनी साख बचाने के लिए बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज अभी से मैदान में कूद चुके हैं। लेकिन ये तो मतदाताओं को ही तय करना है कि कद किसका बढ़ता है और किसका घटता है, और इसे जानने के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो साख पे लगी, जिस दाव पे लगी साख को समझने के लिए अनादि टीवी के एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया और हमारे ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभु जी, भले भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल अभी हमने सुना, सुचिता, नैतिकता, त्याग, बलिदान, इन सब के बीच जो कुछ चल रहा है घटनाक्रम और जो कुछ नेताओं की कार्यशैली होती है, आप भली भांति उससे परिचित है। तो हम चाहेंगे आप दर्शकों को ये बताएं कि वास्तव में जो साख दाव पर लगी है, सबसे पहला जैसे हमने कहा शिवराज सिंह चौहान है, सिंधिया है, कमलनाथ है। इसमें तीनों के पास ही खोने के लिए भी सब कुछ है और पाने के लिए भी सब कुछ है, लेकिन इससे हटकर ये चुनाव क्यों और महत्वपूर्ण हो जाते हैं इन तीनों के लिए? जो ये विधानसभा के जो 28 सीटों के उपचुनाव होने वाले हैं जी, ये उपचुनाव सबसे ज़्यादा यदि किसी के लिए महत्वपूर्ण है तो वो है
कमलनाथ जो कि पहले मुख्यमंत्री रहे। कमलनाथ वो नेता हैं कांग्रेस के जो दिल्ली की राजनीति में या केंद्रीय राजनीति में बहुत बड़ा कद है कमलनाथ का। और कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में आकर अंतिम अपनी पारी लगभग उनकी जो है उसमें मुख्यमंत्री का पद स्वीकार किया। उनने मुख्यमंत्री बनने के लिए वो यहाँ पर आए थे और वो मुख्यमंत्री बने भी। पीसीसी चीफ होने के बाद उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, वो मुख्यमंत्री भी बने, लेकिन वो अपनी सत्ता को संभाल नहीं पाए। इसके उलट यदि हम राजस्थान को देखें तो राजस्थान में अशोक गहलोत तमाम अंतर्विरोध, पार्टी के अंदर बगावत की नौबत आने के बाद जैसा मध्य प्रदेश में एपिसोड चला था लगभग वैसा ही राजस्थान में भी चला था। वहाँ पर भी बसों में भर के विधायक इधर उधर किए गए। वहाँ भी जैसे आरोप लगते हैं खरीद फरोख्त के, वो तमाम हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिशें वहाँ पर भी हुई। तरह तरह के बयान एक दूसरे के खिलाफ दिए गए, लेकिन अंततः अशोक गहलोत अपनी सरकार बचाने में कामयाब रहे। बिल्कुल। छत्तीसगढ़ को देखें, वो भी मध्य प्रदेश और राजस्थान के साथ ही चुनाव हुए थे। वहाँ की भी लगभग यही स्थिति है कि आपस के तमाम झगड़ों के बावजूद छत्तीसगढ़ के जो दोनों प्रमुख नेता हैं कांग्रेस के, मुख्यमंत्री और जो अब स्वास्थ्य मंत्री हैं टीएस सिंहदेव, बिल्कुल, वो दोनों आपस में फिर एक हो गए। कांग्रेस के अंदर के जो झगड़े थे वो भी खत्म हो गए। वहाँ भारतीय जनता पार्टी को तो कुछ गेम खेलने का मौका ही नहीं मिला। तो इस पूरी परिस्थिति में यदि किसी की सबसे ज़्यादा साख दांव पर लगी है तो वो कमलनाथ की है, जिनने 40 साल की राजनीति जो उनकी एक तरफ है और ये जो 15 महीने का शासन वो एक तरफ है। इस 40 साल की राजनीति में कमलनाथ पूरी कांग्रेस के लिए देश भर के बड़े नेता थे। वो संसद का फ्लोर मैनेजमेंट करते थे। यूपीए 2 जो सरकार चली है, यूपी 1 और यूपी 2, उस दौरान कमलनाथ के फ्लोर मैनेजमेंट की तारीफें होती थी, कसीदे पढ़े जाते थे कि कमलनाथ ने सारी चीज़ें मैनेज करके चली। बहुत सारे दलों को साथ लेकर चलने का जो एक कांग्रेस ने 10 साल सरकार चलाई, उसमें कमलनाथ की बहुत बड़ी भूमिका थी। वो बिजनेस हाउसेस के साथ उनके तमाम अच्छे संबंध हैं, राजनीतिक दलों के तमाम नेताओं के साथ उनके बड़े दोस्ताना ताल्लुकात हैं। यदि मध्य प्रदेश में देखें तो शिवराज सिंह चौहान से उनके बहुत अच्छे संबंध हैं। कई बार ये दिखाई भी देता है दोनों नेता एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे की बातों को पूरा करते हुए दिखाई देते हैं। तो इतनी तमाम तैयारी, इतने तमाम रसूख के बावजूद कमलनाथ यदि अपनी सरकार बचाने में कामयाब नहीं रहे तो अब उनके सामने वो मौका है कि जो उनने खोया है उसको फिर पाएँ। और यदि कमलनाथ ये चीज़ें हासिल करते, फिर सरकार उनकी बनती है, तो कांग्रेस में मैं तो ये कहूँगा कि कांग्रेस की जो राजनीति है देश भर की, उसमें नंबर 2 के नेता बनकर वो साबित हो सकते हैं। मतलब राहुल को रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि राहुल के तो बाद गांधी परिवार का तो वहाँ पर कोई तोड़ नहीं है। गांधी परिवार नंबर 1 पे गांधी परिवार तीनों हो गए। जी जी, वो तो सियासन के लिए ही गांधी परिवार बना हुआ है। तो गांधी परिवार के बाद चूंकि कमलनाथ जी को इंदिरा गांधी का दत्तक पुत्र कहा जाता, तीसरा पुत्र कहा जाता था, उनके परिवार का हिस्सा, तो अपनी खोई हुई साख जो प्रतिष्ठा उनकी धूमिल हुई है उसको बरकरार ही नहीं रख सकते, उसमें और ज़्यादा परिमार्जन कर सकते हैं, चमका सकते हैं। ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है। यदि हम सिंधिया को देखें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक करिश्मा ही नेतृत्व रहा है और वो पहली बार चुनाव हारे हैं अपने कैरियर में। और चुनाव हारने के बाद जो उनकी जो साख पर जो धब्बा लगा उसको धोने का एक उपाय उन्होंने सोचा था कि वो कांग्रेस में रहते हुए मुख्यमंत्री बन जाए, क्योंकि वो कांग्रेस का चमकदार चेहरा रहे। प्रदेश में यदि कांग्रेस सरकार बनी है तो उसमें जितना कमलनाथ का योगदान है या जितना कमलनाथ की भूमिका है उतनी सिंधिया की भी भूमिका है। उससे कमतर तो कहीं नहीं आकी जा सकती, ज़्यादा भी हो सकती है जैसा उनके समर्थक दावा करते हैं। तो उसके बावजूद यदि सिंधिया प्रदेश में अपना मुकाम नहीं पा पाए जो कि मुख्यमंत्री की उनकी कुर्सी थी, तो वो फिर भारतीय जनता पार्टी में आकर वो 2म दर्जे की कुर्सी जो उनकी पुरानी थी, वो केंद्रीय मंत्री बन सकते हैं। वो एक सरकार को चलाने वाले नेता, एक बैलेंसिंग पावर की जो भूमिका है कि कमलनाथ बाहर से पर्दे पर है कि कठपुतली की तरह मध्य प्रदेश की सरकार को चलाने की जो ताकत अर्जित कर सकते हैं, तो वो रसूख उनको इस उपचुनाव से हासिल हो सकता है। बिल्कुल। यदि हम शिवराज सिंह चौहान की तरफ देखते हैं तो शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी में कम से कम मध्य प्रदेश में तो करिश्माई नेता है निश्चित तौर पर, जिनने 3 अपने कार्यकाल की सरकार चलाई सफलतापूर्वक। चौथे कार्यकाल की सरकार आते आते वो बहुत बारीक अंतर से वो पीछे रह गए थे, लेकिन वो फिर वापस उसको ये किन प्रकारण या जैसे भी कांग्रेस के आरोप हैं या जो भी भाजपा का दावा है, तो वो जो है फिर सरकार बनाने में कामयाब रहे। और इस कोरोना जैसे संक्रमण काल में जबकि टांग खिंचाऊ राजनीति सबसे ज़्यादा हो रही है, उसमें भी वो 6 महीने निर्बाध रूप से सरकार चला रहे हैं, जिसमें कुछ महीने तो वो ऐसे थे कि अकेले ही मुख्यमंत्री पूरी सरकार चला रहे थे। बिल्कुल। कुछ महीने वो 5 मंत्रियों के दम पर सरकार चला रहे। तो आज भी पूरे प्रदेश में वही एक नेता है भाजपा के मध्य प्रदेश में जो इकलौता चेहरा दिखाई देते हैं, हालांकि मंत्रियों की संख्या 30 से ज़्यादा है।
तो शिवराज सिंह चौहान के लिए भी ये उपचुनाव बहुत कुछ पाने के चुनाव है। यदि शिवराज सिंह चौहान अभी सरकार नहीं बचा सकते तो शिवराज सिंह चौहान को फिर खोना है, फिर उनको पाना नहीं है आगे अपनी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में। लेकिन ये देखें, यदि उम्र के लिहाज से देखें, अवसर के लिहाज से देखें, तो सिंधिया और शिवराज के पास पाने के चांसेस ज़्यादा हैं, कमलनाथ के पास खोने के चांसेस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, बड़ा अच्छा एक आपने विश्लेषण किया ब्रजेश जी। लेकिन जो मिस्टर मैनेजर से मिस्टर मक्कार जो बीजेपी अब कह रही है कि बंटाधार के बाद मक्कार, ये जो सफ़र 6 महीने में तय हो गया कमलनाथ का, ये कहें कि 15 महीने की सरकार के बाद ये 6 महीने, और जो प्रभु जी ने बताया कारण कि किसके पास खोने के लिए क्या है, पाने के लिए क्या है। लेकिन एक बड़ा बेसिक अंतर आपको क्या लगता है, क्योंकि एक तरफ काडर है और एक तरफ लीडर है। लीडर ऐसा है कि इकलौता लीडर चल रहा है, काडर पीछे कहीं साथ छूटता दिखाई दे रहा है, और 2018 में जो सिपाही सलार पीछे दिखाई देते थे वो अभी अपने अपने खेमों में रहे हैं। तो इसका कितना बड़ा प्रभाव कमलनाथ पर पड़ने वाला है? मनोज जी, सही कहा आपने, संगठन बहुत बड़ी ताकत होता है, और काडर तो कमलनाथ जी के पीछे तो नज़र आता ही नहीं है कहीं पे काडर आपको, क्योंकि भाजपा एक संगठन दल है और उसकी एक पूरी लॉबी काम करती है, नीचे से लेके कार्यकर्ता। देखा आपने, पन्ना प्रभारी तक बना, हालांकि कांग्रेस ने भी बनाए हैं, लेकिन वो कितने असरकारक होंगे, पहले भी, इससे पहले भी वो प्रयोग कर चुकी है कांग्रेस, और उसका कुछ हद तक अपन सफलता देखें तो पिछले चुनाव में उसे लाभ मिला है, इस कारण उन्होंने इसको आगे बढ़ाया है। लेकिन जहाँ तक साख की सवाल है, तो अभी साख तो सर्वाधिक कमलनाथ जी की दाव पे लगी है, सिंधिया जी की दाव पे लगी है, और शिवराज जी की दाव पे लगी है। ये तो पटेरिया जी ने अच्छे से बता ही दिया है कि उनकी साख दाव पे लगी है, लेकिन इसके साथ साथ संगठन की साख भी दाव पर लगी। ये चुनाव एक नई राजनीति की दिशा तय करेंगे, जैसे कि देश में है। मध्य प्रदेश में जिस तरह से भारी बदलाव हुआ है, तो इसमें केंद्र की साख भी दाव पे लगी है। केंद्रीय नेतृत्व इसमें इन्वॉल्व था, मध्य प्रदेश में सरकार बनवाने में उनकी भूमिका थी। मंत्रिमंडल में जो जिस तरह से उन्हें सामंजस्य बनाने की कोशिश की गई है जेपी नड्डा जी ने, अमित शाह जी ने, तो इसमें संगठन भी एक दिशा तय करेगा, संगठन की भी एक साख दाव पे मान सकते हैं अपन। यही कारण है कि भाजपा में आपने देखा होगा कि सिंधिया को सब स्वीकारता के लिए उन्होंने जिस तरह से दौरे किए, इंदौर गए, वो कैलाश विजयवर्गीय जी के घर गए, सुमित्रा महाजन के घर गए, पूर्व मंत्री की पारस जैन के घर गए, और सभी नेताओं के घर गए वो। इसके पीछे भी एक कारण है कि साख तो उनकी भी दाव पे लगी है, संगठन की भी लगी है। यदि मालवा की सीट भी हारते हैं तो कहीं ना कहीं संगठन को वो लगेगा। एक वहाँ पे प्रभारी बनाया आपने रमेश मेंदोला जी को संगठन में अभी मंत्री पद नहीं मिला है, मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किए, तो विजयवर्गीय नाराज चल रहे हैं। विजयवर्गीय और सिंधिया की जो पीछे की प्रतिस्पर्धा है उस क्षेत्र में, वो तो जग जाहिर है। क्रिकेट चुनाव में भी आपने देखा हो 70 वोटों से वो हारे थे। तो जिस तरह से उन्होंने नेताओं को साधने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्रतिष्ठा दाव पे लगी है दोनों नेताओं की और संगठन की भी। इस कारण ये जिस दिशा में काम हो रहा है कि सबको साथ कर, जैसे अभी सिंधिया जी का मैं एक भाषण देख रहा था वहाँ का, मुरैना का, तो उन्होंने कहा कि यहाँ चुनाव प्रत्याशी नहीं लड़ रहा है, मैं भी लड़ रहा हूँ, शिवराज जी भी लड़ रहे हैं और नरेंद्र सिंह तोमर भी लड़ रहे हैं। तो मतलब सब लोग लड़ रहे हैं चुनाव और संगठन भी लड़ रहा है, तो सबकी दाव साख पर है। प्रभु जी, साख दाव पर है, लेकिन एक चीज़ कहें, जैसे अभी आईपीएल का चल रहा है और चूँकि क्रिकेट का जिक्र भी हुआ, तो उसमें तो कई सारे मौके आपके पास, लेकिन एक टीम लीडर के नाते या उप कप्तान के नाते सिंधिया के पास ये है कि उनके पास जो टीम है उसके पास भी खोने को लिए बहुत कुछ है, क्योंकि बीजेपी में वो एडजस्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम सारे वो चेहरे जो कभी बीजेपी में हुआ करते थे वो अब कांग्रेस के खेमे में जा रहे हैं। लड़ाई दिलचस्प होती जा रही है, कठिन होती जा रही है। ऐसे में स्वाभाविक तौर पर असंतोष भी होगा, जीतने के पहले भी होगा और हार के बाद भी होगा, क्योंकि दोनों दल दावा जरूर कर रहे हैं सारी सीटें जीतने का। तब इसका आपको लगता है कि हालांकि बहुत पहले प्री मैच्योर सवाल भी है, लेकिन उसकी तैयारी भी कांग्रेस या बीजेपी ने की होगी कि आखिर उसका ठीकरा भी किस पर फोड़ा जाएगा, क्योंकि जीत में तो 100 आपको सहभागी होते हैं और हार में आपको अकेले चलना पड़ता है। स्वाभाविक तौर पर मनोज जी, जब चुनाव होते हैं तो चुनाव हारने के कारण तमाम बताने के लिए बहुत सारे नेता अपने आप में इजाद कर लेते हैं, और हर चीज़ में ये कहा जाता है जो चुनाव परिणाम आते हैं यदि पक्ष में आ गए तो वाह वाह ही है, सबको श्रेय है, जो लीडर है उसका सिर पे तिलक लगता है, मिठाइयाँ बंटती हैं। यदि कहीं हार गए तो फिर ये कहते हैं हम इसकी समीक्षा करेंगे कि गलतियाँ कहाँ हो गई। वो गलतियाँ कभी तलाशी नहीं जाती, लेकिन बातचीत में ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ा जाता है। और यदि हम भाजपा की बात करें, बिल्कुल भाजपा में यदि इन 16 सीटें जो है ग्वालियर चंबल संभाग की, यदि यहाँ पर पराजय होती है तो स्वाभाविक तौर पर काला तिलक जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया पर लगेगा, क्योंकि सिंधिया के नाम पर वो सीटें कांग्रेस ने पिछली बार जीती थी, ऐसा सिंधिया का दावा है। और जिस तरीके से उनके समर्थकों ने पार्टी छोड़कर बताया है,
तो उनको ये एहसास है कि वो सिंधिया के आत्मसम्मान के लिए गए। इसका मतलब है वो सिंधिया कारण चुनाव जीते हुए लोग थे, वो उनका अपना खुद का कोई आत्मसम्मान नहीं था। वो जो विधायक थे या मंत्री थे वो केवल महाराज के आत्मसम्मान से जुड़े हुए थे, क्योंकि उनको लगता था यदि जो कुछ भी है वो महाराज के कारण, यदि महाराज ने हाथ हटा लिया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो इसलिए वो वहाँ पर जो भी असर होगा वो सिंधिया पर होगा। जैसे मंदसौर की सीट का बात करें या इंदौर की, बिल्कुल, तो उसका भी असर सिंधिया पर ही जाएगा। लेकिन बाकी जगह यदि कहीं चुनाव हारते हैं तो इसका असर शिवराज सिंह चौहान पर भी पड़ेगा, क्योंकि उनकी जो 6 महीने का कार्यकाल, उनके इसके पहले की भाजपा की 15 साल की सरकार का कार्यकाल, तो फिर ये साबित होगा कि 15 साल में जो भाजपा की जो सरकार चली थी उस सरकार ने जो काम किए या जो नेता उनको लीड कर रहे थे उन नेताओं को जनता ने अस्वीकार कर चुकी थी, और फिर भाजपा ने उन्हीं पर दांव खेलकर गलती की है। तो वो भाजपा के पूरा का पूरा फिर जो आज की जो मध्य प्रदेश की लीडरशिप है वो पूरी उसमें चेंज बड़ा होती आमूल चूल बदलाव नजर आएगा। कई सारे जैसे अजय बिश्नोई जैसे विरोध के स्वर है वो और ज्यादा हो गए, दीपक जोशी जैसे। तो कांग्रेस के साथ ये स्थिति नहीं है मनोज जी। कांग्रेस में कमलनाथ जी के अलावा कोई बड़ा नेता बचा नहीं है। दिग्विजय सिंह है तो दिग्विजय सिंह उनके खिलाफ कुछ बोलने वाले नहीं, क्योंकि दिग्विजय सिंह को मालूम है कि वो कितने ही बड़े नेता हों, कितना ही जमीनी आधार हो पूरे प्रदेश में, लेकिन दिग्विजय सिंह वो चेहरा बन गए हैं जिनकी आम जनता में स्वीकारता नहीं है सामने यदि वो आते हैं तो। बिल्कुल, वो पीछे रहकर काम कर सकते हैं, सहयोगी की भूमिका में बहुत सफल हैं, लेकिन वो लीड करते हुए नहीं दिखना चाहते दिग्विजय सिंह, क्योंकि जैसे ही वो लीडर की भूमिका में आएंगे सब कुछ पूरी जनता उनके खिलाफ हो जाती। कुछ बयान उनके ऐसे हैं जो उनको उनकी जो नर्मदा परिक्रमा है उस पर भी भारी पड़ते हैं। तो वहाँ पर कमलनाथ के लिए खोने के लिए वहाँ पर कुछ नहीं है, लेकिन जो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप यदि लगने हैं तो स्वाभाविक तौर पर यदि भाजपा हारती है तो सिंधिया के हम शिवराज सरकार पर आरोप लगाएगा कि आपने योजनाएं पूरी नहीं की, या भाजपा वालों ने हमको हराया भीतर घात करके। बिल्कुल, तो उसी तरीके के भाजपा वाले की तरफ भी आरोप उन पर लगेंगे, और कांग्रेस के तो दोनों हाथ में लड्डू हैं उस स्थिति में। फिर दोनों हाथ में लड्डू ब्रजेश जी, और जो आरोप प्रत्यारोप लगेंगे, लेकिन चेहरा एक बड़ा फैक्टर है, लेकिन इकलौता फैक्टर नहीं है। और जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान सौगात बांट रहे हैं खासतौर से किसानों की, जैसे आज भी एक बड़ा निर्णय हुआ है कि केंद्र सरकार ने जो योजना शुरू की है 6,000 रुपये सालाना किसानों के लिए, उसमें मध्य प्रदेश सरकार 4,000 रुपये अपनी तरफ से देगी, यानी 10,000 रुपये साल के मिलेंगे। तो किसान अब भी एक बड़ा फैक्टर, और किसान कर्ज माफ़ी भी एक फैक्टर साबित हो सकता है। तो ऐसे में एक जनादेश भी कह सकते हैं इस चुनाव को कि चेहरे के अलावा एक बड़ा वोटर जो है वो योजनाओं को देखकर आपके साथ जाएगा कि 15 महीने में आपने क्या किया, या 6 महीने 7 महीने में उनको क्या मिला। मनोज जी सही कहा आपने, चुनाव में कोई एक फैक्टर काम नहीं करता। यदा कदा अपन देख लें उसको छोड़ दें, और बात शुरू जैसे मोदी जी वाला फैक्टर भी था पिछले लोकसभा चुनाव में, तो वो सिर्फ मोदी जी के नाम के साथ साथ उनके काम का भी वो असर था। तो सरकार के कामकाज भी देखे जाते हैं फैक्टर में। जो चेहरा देखा जाता है सबसे पहले कि यदि चुनाव में आजकल, पहले जैसे देश की राजनीति पे जाएंगे तो पहले नेहरू से लेके इंदिरा गांधी से लेके सभी एक चेहरा रहा है, सामने कौन सा चेहरा है ये देखा जाता था हमेशा। और अब वो मुख्यमंत्रियों के मामले में भी देखा जाने लगा है, नीचे तक आ गया है, जैसे महापौर में भी देखे जाने लगा है। तो यहाँ चेहरा तो एक फैक्टर होता ही है, इसके साथ साथ कामकाज भी होते हैं। अब मध्य प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ चेहरा देखो आप, एक दोनों तरफ स्पष्ट है, कमलनाथ जी हैं एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। तो चेहरा तो दिख ही रहा है, साफ है कि कौन यदि सीएम बनेगा। यदि कांग्रेस के सभी उम्मीदवार जीतते हैं तो कमलनाथ जी निश्चित है वही मुख्यमंत्री बनेंगे, और इधर भी चेहरा साफ है कि शिवराज जी सरकार चलाएंगे। तो चेहरा एक फैक्टर के अलावा अब काम सेकेंडरी आ गया है कि काम किसके अच्छे हैं। चेहरे की जगह अब काम देखा जाएगा। पब्लिक जहाँ तक है कि शिवराज जी के 15 साल के काम देखेंगे, वो फिर ये 6 माह के काम देखेंगे, इसके अलावा उनकी 15 माह की कांग्रेस के काम देखेंगे। तो ये कामों की तुलना तो मतदाता करेंगे ही। और इसमें जैसे कि आपने कहा है कि ये किसान एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि किसान केंद्र बिंदु में है, इस मुद्दे में है, एक बड़ा फैक्टर काम करेगा किसानों का। किसान ऋण माफ़ी वाला जो मामला है वो कांग्रेस भी बता रही है, भाजपा भी कह रही है, और शिवराज जी ने जिस तरह से भी 4,000 का एक और तरह से बोनस दे दिया है, केंद्र के जो 6,000 4,000, तो ये कहीं ना कहीं प्रभावित करने वाली बात तो है ही। जैसे फसल बीमा वाला मामला है, उसमें भी सरकार श्रेय ले रही है कि हमने प्रीमियम जमा किया है, इस कारण किसानों को लाभ मिल रहा है। तो किसान एक मेन मुद्दा है, यहाँ मुख्य मुद्दा है, यही कारण किसानों पर जोर दिया जा रहा है, किसानों की समस्याओं पर। अभी मंडी वाले में किसान विरोध, एक तरह से किसानों का जो विधेयक आया है केंद्र में, उसका कांग्रेस शासित राज्यों में विरोध हो रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में नहीं हो रहा उसका विरोध। उसकी उपलब्धियां बता रहे हैं कि किस तरह किसानों की आय को दोगुना करेगी। तो मध्य प्रदेश में किसान बड़ा फैक्टर है, और इन 27 उपचुनाव में काम करेगा, प्रभु जी। और जो कुछ अभी चेहरे की बात हुई है, नीतियों की बात हुई है, लेकिन एक और बड़ी चीज़ ये भी है कि क्या ये चुनाव कुछ नए युवा नेताओं को भी दे सकता है। ग्वालियर चंबल की राजनीति में, मध्य भारत की राजनीति में, महाकौशल की राजनीति में, मध्य प्रदेश की राजनीति में।
जो कि आने वाले अगले चुनाव में चेहरा साबित हो सकते हैं 3 साल बाद या 8 साल बाद? बिल्कुल मनोज जी, यदि हम कांग्रेस की तरफ देखें तो कांग्रेस में जिस तरीके से जयवर्धन सिंह अपने क्षेत्र में, जो उनका प्रभाव क्षेत्र है, वहाँ पर चुनाव अभियान को लीड कर रहे हैं कांग्रेस के, तो स्वाभाविक तौर पर वो प्रदेश के बड़े नेता बनने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस की जो नई जनरेशन है उसकी यदि लीडरशिप की बात की जाए तो जयवर्धन सिंह अपने आप को वहाँ स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं और कभी विवादों में नहीं रहे जी। सबसे बड़ी बात, उनके साथ प्रियव्रत सिंह का एक सहयोग उनको मिला हुआ है और बहुत सारे नेता भी उनके साथ हो सकते हैं उनकी युवा बिरादरी के। इधर ही हम मालवा की तरफ बात करें तो इधर पे उमंग सिंघार एक चेहरा हो सकता है, जो ट्राइबल नेता हैं, कांग्रेस के आदिवासी नेता हैं। जीतू पटवारी हैं इंदौर से, जो एक बड़े नेता बनने की पूरी काबिलियत रखते हैं, उसमें बहुत सारी क्षमतावान लीडरशिप की पूरी संभावनाएं उसमें दिखाई देती हैं, क्योंकि वो युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, पूरे प्रदेश में उनका होल्ड है एक तरीके से युवाओं के बीच में। बिल्कुल। भाजपा में देखें तो भाजपा के अंदर नई लीडरशिप अभिव्यक्ति दिखाई नहीं देती, कि एक नई पौध जो है भाजपा में वो दिखाई दे रही है। जिस तरीके से कल कार्तिकेय सिंह चौहान, जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के चिरंजीव हैं, कल रायसेन में जनसभा जो युवा सम्मेलन कर रहे थे, चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई दिए, तो एक तरीके से वो आ रहे हैं। और दूसरी तरफ सिंधिया के बेटे महाआर्यमन भी चुनाव प्रचार की कमान संभालने आ रहे हैं, तरह जगह प्रचार करेंगे ऐसा कहा जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कोशिश वही हो रही है कि कुछ नए लोगों को लाया जाए, लेकिन ग्लैमराइज जो ग्लैमर वाले चेहरे हैं, तो उसमें फिर ये महाआर्यमन और कार्तिकेय ऐसे नाम जरूर सामने आते हैं। कांग्रेस में इनसे एक ऊपर की पीढ़ी के नेताओं को दौर दिखाई दे रहा है, लेकिन वहाँ एक नेता और कांग्रेस में जो उभर कर सामने आ रहे हैं, युवा नेता नकुल नाथ का चेहरा जो सामने आ रहा है, जो खुद दावा कर चुके हैं कि उन चुनाव में वही लीड करेंगे, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। तो अभी उनकी परीक्षा होना बाकी है, अभी उनकी कोई ऐसी बड़ी सभा नहीं हुई कहीं पर, वो कहीं पर अकेले मंच पर भी दिखाई नहीं दिए हैं कि वो वहाँ पहुँचे हों और जनता उनसे कैसे इंटरेक्ट करती है। तो वो देखने वाली बात होगी कि छिंदवाड़ा के बाहर कमलनाथ जी का प्रभाव हो सकता है, लेकिन छिंदवाड़ा के बाहर नकुल नाथ कहाँ पर दिखाई देते हैं, जो कि भाजपा के सामने जो है कांग्रेस के इकलौते सांसद हैं। तो वो जो सांसद के तौर पर या युवा नेता के तौर पर वो कैसे उनका जनता उनको स्वीकार करती है, ये अभी दिखाई नहीं दिया है। बिल्कुल। ग्वालियर चंबल एक महत्वपूर्ण, क्योंकि 16 सीटों पर वहीं चुनाव है और 2 बड़े चेहरे, तो शिवराज सिंह चौहान तो मध्य प्रदेश भर में एक चेहरा है, ग्वालियर चंबल में ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने आप में चेहरा है। लेकिन वीडी शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी उसी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, भले वो सांसद खजुराहो से हैं। नरेंद्र सिंह तोमर एक बड़ा चेहरा है। तो ये चेहरे भी कितने इफेक्टिव साबित होने वाले हैं ब्रजेश इस चुनाव में? जाहिर है मनोज जी, हर बड़े नेता का अपने क्षेत्र में प्रभाव रहता है। जैसा कि मैंने अब बताया था कि नरेंद्र सिंह तोमर जी भी सक्रिय हैं वहाँ पे। यदि डबरा में चुनाव हैं, उपचुनाव हैं डबरा सीट पर, तो जाहिर है कि नरोत्तम मिश्रा जी का बड़ा प्रभाव रहेगा, वहाँ से वो चुनाव लड़ते रहे हैं। तो ये जो बड़े नेता हैं क्षेत्र में, इनके दखलंदाजी और इनका जो सक्रियता रहेगी उसके कारण भाजपा मजबूत दिखती है। वहाँ बहुत बड़े बड़े नेता हैं और जो बड़े बड़े पदों पर हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, मध्य प्रदेश में मंत्री हैं और प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो जाहिर है इनका प्रभाव तो है ही वहाँ मतदाताओं पे, और इनकी साख भी एक तरह से दांव पे लगी रहती है कि यदि उनकी पार्टी सरकार में रहेगी तो ये जो जोर उसका फायदा भाजपा को हमेशा मिलेगा ही और मिलता भी है। और इसके ऊपर से यदि सिंधिया जी वहाँ आ गए हैं तो एक बड़ा नेता कांग्रेस का आ गया, कांग्रेस में जो खाली स्थान हो गया है वहाँ से, तो इसका भी नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि अब जो कांग्रेस के पास वहाँ कोई एक बड़ा नेता नहीं है। मतलब क्षेत्रीय गोविंद सिंह जी भी अपने क्षेत्र से बाहर नहीं जा पाए, मतलब पूरे ग्वालियर चंबल संभाग के वो क्षेत्रीय छत्रप नहीं बन पाए। वहाँ के एकमात्र थे सिंधिया जी, वो जो भाजपा में आ गए। तो कांग्रेस के पास वो एक खाली स्थान है। वहाँ दिग्विजय सिंह जी के जरूर समर्थक हैं, क्योंकि वो मुख्यमंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश के, तो जाहिर है पूरे प्रदेश में उनके समर्थक हैं। लेकिन इसके अलावा कोई कांग्रेस का बड़ा लीडर ऐसा नहीं है जो वहाँ पे मतदाताओं को प्रभावित कर सके। तो इसका तो कांग्रेस को नुकसान दिखाई दे ही रहा है। नुकसान तो दिख रहा प्रभु जी, लेकिन एक कहावत भी है कि वट वृक्ष के नीचे छोटे मोटे पौधे पनप नहीं पाते हैं, जिनकी आपने चर्चा की है। तो क्या लग रहा है कि इस चुनाव में उनको कुछ माइलेज मिल पाएगा कांग्रेस में? क्योंकि बीजेपी के जो चेहरे हैं वो तो अभी किसी चुनावी रणनीति में है भी नहीं। देखिए मनोज जी, हर वृक्ष की एक आयु होती है, उसका एक ओहरा होता है, और एक समय आने के बाद उसके नीचे ही नीम का पेड़ भी उग जाता है। बरगद के नीचे एक स्थितियाँ ऐसी आती हैं कि उसकी पत्तियाँ झड़ जाती हैं और उसके नीचे कोई सा भी पेड़ पौधा भी उग सकता है। तो वैसी स्थिति भी आती है कि जब आपका लंबा कार्यकाल हो चुका है, राजनीति से रिटायरमेंट की उम्र आ गई है, आपके कार्यकर्ता ही या जनता आपसे उबने लगी है, आप ज़्यादा उतने सक्रिय नहीं है पहले जितने सक्रिय हुआ करते थे, तो ये परिस्थितियाँ निर्मित आती हैं कि वहाँ युवाओं को भी अवसर मिलता है और लगातार मिलता रहा। नहीं तो राजनीति में एक ही परिवार या एक ही व्यक्ति की
पूरी राजनीति चलती रहती है और कोई दूसरे नेता उभर नहीं पाते, पीढ़ी दर पीढ़ी सिलसिला चलता रहता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो बात है मनोज जी, तो भारतीय जनता पार्टी में इन 28 सीटों के जो चुनाव हैं उसका बहुत बड़ा असर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो युवा नेता वीडी शर्मा, उन पर पड़ेगा। यदि जीतते हैं तो उनका कद स्वाभाविक तौर पर बढ़ेगा, यदि पार्टी हारती है तो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। बिल्कुल। एक असर इसका जो है सुहास भगत पर भी पड़ सकता है, जो संगठन महामंत्री हैं। पिछला चुनाव उनके रहते हुए पार्टी हारी है मध्य प्रदेश में, और अब यदि ये उपचुनाव में हारती है तो शायद उनके लिए भी पार्टी को सोचना पड़ेगा कि संगठन महामंत्री से कहीं कोई उस पद पर भूमिका निभाने में कहीं कोई चूक तो नहीं हो रही है। जो सह संगठन प्रभारी की नियुक्ति, जी, एक सह संगठन प्रभारी मंत्री की भी नियुक्ति कर दी गई हितानंद शर्मा की, जो कि शिवपुरी अंचल से आते हैं, उसी क्षेत्र के हैं जहाँ पर 16 सीटों पर चुनाव हो रहा है। तो ये देखने वाली बात है कि ये उपचुनाव सारे नेताओं पर असर डालेंगे जो भी इसमें भूमिका निभाते हैं। यदि भाजपा जीतती है तो सबकी वाहवाही, सबको श्रेय मिलेगा। यदि भाजपा हारती है तो फिर सरकार संगठन पर ठीकरा फोड़ सकती है, सिंधिया सरकार पर ठीकरा फोड़ सकते हैं, और संगठन दोनों पर ठीकरा फोड़ सकता है कि इनके कारण हम चुनाव हारे। क्योंकि बहुत सारी बातें, जो कर्ज माफी का एक मुद्दा है जी, वो ऐसा गले की हड्डी की तरह मुद्दा है। यदि कांग्रेस उस मुद्दे को तूल दे कि हमने तो सरकार में रहते हुए कमलनाथ जी ने कर्ज माफ किया था, मुख्यमंत्री के तौर पर हस्ताक्षर किए थे, और वो कर्ज माफ अब सरकार ने मुकर रही है दूसरी सरकार आने के बाद, क्योंकि ये सरकार का दस्तावेजीकरण है, तो आपको उसको विधानसभा में या सरकारी तौर पर उसको खारिज करना पड़ेगा। वो इतना बड़ा साहस कोई भी मुख्यमंत्री नहीं दिखा सकता या कोई भी सरकार नहीं दिखा सकती कि एक बार किसानों को कर्ज माफ करने का आदेश हो गया हो, उस आदेश को वापस ले ले। उसको लिंगर ऑन किया जा सकता है, दबाया जा सकता है, उसके एवज में जैसे अभी ये राहत की घोषणा की है 4000 की, ऐसी राशि दी जा सकती है, लेकिन वो एक जो है गले की हड्डी फंसी रहेगी। और यदि कांग्रेस उसको तूल देती है तो इस सरकार पर भी दबाव बनेगा कि वो कर्ज माफी करे। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो इन चुनाव बताएगा कि क्या वाकई में इसका असर होने वाला है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि इस चुनाव में 3 बड़े मुद्दे हैं, कमल, कमलनाथ और किसान। तो इस चर्चा को यहीं विराम देना होगा क्योंकि समय अब और इजाज़त नहीं देता। तो निश्चित तौर पर ये जो चुनाव है वो कांग्रेस बीजेपी की साख का चुनाव भी है, कमलनाथ, सिंधिया, शिवराज की साख का चुनाव भी है। कई सारे युवा नेतृत्व हो सकता है कि दोनों पार्टियों को मिल जाए, कई बार हो सकता है कि एक बड़ा सबक दोनों दलों को मिल जाए। लेकिन मुद्दा वही है कि क्या जो चेहरे हैं वो इतने दमदार हैं दोनों दलों के कि अकेले उनके नाम पर ही वोट मिल जाए। क्योंकि बीजेपी की अगर बात करें तो वो कार्डर बेस्ड पार्टी कही जाती है, लेकिन उसके पास लीडरशिप मजबूत है। कांग्रेस की बात करें तो वो लीडरशिप पार्टी कही जाती है, लेकिन लीडर अकेलौता भी किला लड़ा रहा है, वो है कमलनाथ। बाकी जो छत्रप हैं वो अपने अपने कह सकते हैं किलों में बैठे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि जब अगर मौका मिले तो 2-4 तीर कमान अपने वो कमान से निकालें, चलाएं और वाहवाही लूटने का प्रयास करें। इन सब घटनाक्रम के बीच में जो कुछ रेफरी ये कहें कि वो जो है वोटर हैगा, उसको ये तय करना है कि वो किसके साथ जाना पसंद करेगा। तो सत्ता के फाइनल में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।